नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। आज मूड मीटर की पहली स्टोरी में आपको दिखाऊंगा कि कहां वक्फ ने भेजा है हिंदुओं के घरों को कब्रिस्तान बनाने वाला नोटिस। दूसरी स्टोरी में दिखाऊंगा कि अमेरिका के खिलाफ यूरोप को कैसे भड़का रहे हैं जेलेंस्की। और तीसरी स्टोरी में आपको यह बताऊंगा कि बैठे बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कौन सा इशारा दे दिया। लेकिन शुरुआत वक्फ के सनसनीखेज दावे वाली खबर के साथ। तो न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। कई दशक तक इसी नीति का फायदा उठाते हुए वक्फ बोर्ड रेलवे और डिफेंस के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बन गया। और वक्फ ने जिस संपत्ति को अपना बता दिया वो उसकी हो गई। और अभी तक वक्फ की इस गुंडागर्दी पर आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, चाहे सरकारी जमीन हो या कोई मंदिर की जमीन हो या अस्पताल की जमीन हो। यहां तक कि पूरे गांव पर वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी का दावा ठोक दिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड को पिछली सरकारें और सिस्टम अपने दामाद की तरह ट्रीट करता था। लेकिन अब मोदी सरकार ने वक्फ पर नकेल कसी है और वो आए दिन वक्फ की कारगुजारियां अब सामने आने लगी है। अब ऐसा ही एक केस मध्य प्रदेश के रायसेन से आया है, जहां वक्फ बोर्ड ने एक गांव में हिंदू परिवारों के घरों पर ही अपना दावा ठोक दिया। इस गांव का नाम माखनी है, जहां हिंदू परिवारों के घरों को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दिया। और इस गांव में पुश्तों से रह रहे 7 हिंदू परिवारों को वक्फ ने धमकी दी है कि अगर उन्होंने 7 दिन के अंदर जमीन खाली नहीं की या अपना घर नहीं छोड़ा तो यह अच्छा नहीं होगा। आप ये नोटिस देखिए जरा, जो माखनी गांव के हिंदू परिवारों को वक्फ की तरफ से मिला है। नोटिस में भी धमकी दी गई है कि अगर 7 दिनों के अंदर मकान खाली नहीं किया तो उनके मकान तोड़ दिए जाएंगे। ये नोटिस मिलने के बाद हिंदू परिवार डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वो अपनी जमीन कभी खाली नहीं करेंगे। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने रायसेन के माखनी गांव में उन हिंदुओं से बात की जिनकी जमीन पर वक्फ ने दावा किया है। एक बार सुनिए आप भी कि वो क्या कह रहे हैं। फिर आपको कागज भी दिखाऊंगा जो वक्फ की भूमाफिया नीति का जीता जागता सबूत है। 15 दिन हो गए हैं तब से नोटिस आया हुआ है, ताकि हमारे आजे पराजों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हमारे आजे पराजे भी इसी घरों में मर गए हैं, हमारे पिताजी भी इसी घरों में मर गए हैं। और हमारे पास सरपंच ने एक प्रूफ भी दिया है कि आजे पराजों से रह रहे हैं। पूरे गांव के साइन है, पंचनामा है, सील साइन है। अब हम कैसे जाएं यहाँ से, ताकि यहाँ पे कोई कब्रिस्तान था ही नहीं हमारी जगह पे, और था तो लेकिन तब से कहाँ गए थे जब हमारे घर बने हुए थे। ताकि उसके अनवर हुसैन के कुछ साइन है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी हैं, जहाँ पे अनवर हुसैन खुद कह रहा है कि इनका बहुत पहलों से पीढ़ियों से मतलब कि कब्जा है यहाँ से। हमारा पहले टपरा डाल के हम लोग रहते थे, उस समय अब पक्के घर बन गए, हम कैसे छोड़ते हैं। ये अनवर हुसैन के साइन है जिसपे कि ताकि हमारा कब्जा है। मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पे, मंदिर भी बने हुए हैं यहाँ पे। बहुत हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं, माता रानी के मंदिर बने हुए हैं, कई हजारों साल पुरानी मूर्तियां हैं। यहाँ पे मूर्तियों को तोड़ दी गई है। रात को आते हैं तोड़ने के लिए, मुंह बांध के हमारी मंदिरों को पूरों को तोड़ दिया गया है। और हम लोगों से बहुत गाली गलौज भी करते हैं। हम लोग नीची जाति से हैं तो धोबी करके भगाते हैं यहाँ से। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अब आपको रायसेन के माखनी गांव की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। जिस जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है और उसे कब्रिस्तान की जमीन बता रहा है, उस जमीन पर हिंदू मंदिर बने हुए हैं। और आज से नहीं बने हुए हैं, लोगों के मुताबिक कई पुश्तों से यहां मंदिर मौजूद हैं। उनके दादा परदादा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस जमीन पर 10 दशकों से हिंदू परिवार रह रहे हैं। लेकिन अब 15 दिन पहले वक्फ बोर्ड दावा कर देता है कि कब्रिस्तान की जमीन है और इस जमीन का मालिक वक्फ है। इस दावे को साबित करने वाला कोई कागज वक्फ नहीं दिखा रहा है, लेकिन वक्फ के इस दावे का झूठ खुद सरकारी कागज खोल रहा है। अब आप देखिए कि नोटिस कि वक्फ का जो नोटिस है वो क्या कह रहा है और सरकारी रिकॉर्ड क्या बता रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय 2 कागज देख रहे हैं। वक्फ के नोटिस में लिखा है कि सरकारी रिकॉर्ड में कब्रिस्तान की जमीन खसरा नंबर 178 वक्फ के नाम पर। लेकिन मध्य प्रदेश का जो राजस्व विभाग है वो कागज बताता है कि खसरा नंबर 178 की जमीन सरकारी है, जिसमें वक्फ का कोई लेना देना नहीं।
आप देखिए कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि खसरा नंबर 178 पर मालिकाना हक अगर किसी का है तो शासन का है, प्रशासन का है, सरकार का है। लेकिन यहां पर वक्फ बोर्ड दावा यह कर रहा है कि यह जमीन असल में उसकी है। मतलब साफ है, वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान की जिस जमीन को अपनी बता रहा है वो सरकारी है, और हर बार की तरह इस बार भी वक्फ बोर्ड ये दावा तो कर रहा है कि उसके पास इस जमीन के कागज हैं, लेकिन कागज दिखा नहीं रहा, बस मुंह जवानी क्लेम किया जा रहा है कि जमीन वक्फ की। लेकिन गांव के हिंदू परिवार ये कह रहे हैं कि ये सारा किया धरा वक्फ बोर्ड के सदस्य अनवर हुसैन का है, जो उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। रायसेन वक्फ बोर्ड समिति के सदस्य अनवर हुसैन से जब टाइम्स ऑफ भारत ने उनके दावे को साबित करने के लिए कहा तो कैसे वो बातें बनाने लगे, एक बार जरा ये भी देखिए। 8-10 साल से उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो जो है मकान बने वो वक्फ बोर्ड की है, और आज अचानक से जब हमने उसकी नोयत को जाकर पेश किया वक्फ बोर्ड को, तो ये और 40-35 गाँव का रिकॉर्ड मेरे पास है। वक्फ बोर्ड तो वहाँ बैठे होंगे ताजिया बनाए हुए, उन्हें तो कोई पता नहीं है। उस बात को जब मालूम हुआ तो उन्होंने नोटिस जारी करवा दिए। इन लोगों में खलबली मची हुई, और हमने इन्हें सीमांकन होने पे समझाया भी था, भाइयों आप थोड़ा सा शांति बनाए रखो। तो रायसेन वक्फ बोर्ड समिति के सदस्य अनवर हुसैन कागज दिखाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कागज दिखा नहीं रहे। लेकिन इतना विवाद होने के बाद भी इन्हें कागज दिखा देने चाहिए, सारा मामला ही क्लियर हो जाता। लेकिन नहीं, कागज नहीं दिखा रहे, नोटिस भेज रहे हैं। दरअसल यही पैतरेबाजी जिसके जरिए वक्फ ने न जाने कितनी जमीनें हड़प ली। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब जमीनों पर अवैध कब्जे से लेकर सरकारी जमीनों को बेच देने तक की जो वक्फ की एक तरीके से चालबाजी रही है, पॉलिसी रही है, उसके खिलाफ लोग मुखर हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ऐसी ही एक आवाज और उठी है लखनऊ की दरिया वाली मस्जिद को लेकर, जहां मस्जिद कमेटी पर आरोप लग रहा है कि उसने मस्जिद से लगे सरकारी पार्क पर कब्जा कर लिया। सरकारी पार्क को वक्फ प्रॉपर्टी बताकर पार्क से लेकर मस्जिद तक सड़क बना दी, और पार्क में गेट लगवा दिए, और वहां वक्फ प्रॉपर्टी का बोर्ड भी लगवा दिया है ताकि आम आदमी पार्क का इस्तेमाल न कर सके। आप देखिए जरा लखनऊ में वक्फ का नया कारनामा क्या है। वक्फ बोर्ड लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। एक और उदाहरण लखनऊ से आया, जहां पर हिंदू महासभा आरोप लगा रही है कि दरिया वाली मस्जिद के सामने जो पार्क है उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है, और ये बोर्ड लगा दिया है वक्फ मस्जिद दरिया वाली गेट नंबर 2। तस्वीर दिखाना जरूरी है कि कब्जा कहां किया गया है। सामने ये रोड बना हुआ है और दोनों तरफ ये पार्क की 4 दीवारी बनी हुई है। शिशिर जी, ये हिंदू महासभा के विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है? ये पार्क सरकारी है जिस पर कब्जा किया है? जी बिल्कुल, मेरा विरोध यही है कि सरकारी पार्क है, इसमें देखिए गेट खोल दिया गया मस्जिद वालों द्वारा। मस्जिद भी अब गेट बना रखे, एक गेट वहाँ मुख्य द्वार बना रखा है, और 3 गेट लग गए, 1 2 3, और इधर इसमें गैराज खोल दिया गया, गैराज के दुकानें बना दी गई, और दुकानें बना दी गई। आप किसी पार्क में हमने सड़क देखी है, देखिए सड़क बन गई, यहाँ पार्किंग का अड्डा बना दिया गया है पार्क, और इस पे खर्चा करेगी गवर्नमेंट। और ये वक्फ बोर्ड दरिया वाली मस्जिद गेट नंबर 2 लिख दिया गया। देखिए यूँ तो आपको मालूम ही होगा कि राजा साहब महमूदाबाद की प्रॉपर्टी, उन्होंने 35 साल मुकदमा लड़ा और सब जीत गए सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद में गवर्नमेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली, अधिग्रहण कर ली। तो वो कहने को कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो हैगी ये इसी मस्जिद भी है, शिया वक्फ बोर्ड की है, इसको कोई नहीं ले सकता है। तो देखा आपने, ऐसे ही हथकंडे अपनाकर वक्फ ने पूरे देश में संपत्तियों को हड़पने का काम किया है, और कई दशकों से लगातार इसी काम को करती रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो बढ़कर 8,54,000 एकड़ हो चुकी है, यानी कि 2 गुना से ज्यादा। और ये इसमें से ज्यादातर संपत्तियां इसी तरीके से अवैध तरीके से हड़पी गई। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली सरकारों ने वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जाने की खुली छूट दे दी थी। और इसका नतीजा देखिए कि खुद एएसआई की रिपोर्टें बताती है कि 250 संरक्षित स्मारकों पर वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा किया हुआ है। और यह इसलिए है क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास
मनमानी शक्तियां हैं और इन्हीं पर रोक लगाने के लिए सरकार नया वक्फ बिल लेकर आई, जिसमें प्रावधान है कि वक्फ जिस संपत्ति पर दावा करे उसका वेरिफिकेशन हो, यानी वक्फ को मजबूर किया जाए कि वो संपत्ति पर अपने दावे के सबूत दिखाए, पेपर दिखाए, जबरन उस पर कब्जा न कर ले। और यही वजह है कि नए वक्फ बिल पर मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वालों को इससे दिक्कत हो रही है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि अमेरिका के खिलाफ यूरोप को कैसे भड़का रहे हैं जेलेंस्की। तो डोनाल्ड ट्रंप से डांट सुनने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की यूरोपीय देशों खास करके फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की गोद में जा बैठे हैं और व्हाइट हाउस में हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए यूरोप के देशों को अब लामबंद करने में जुटे हुए हैं। और जो कुछ हुआ है उसकी एक ही वजह है और वो है जेलेंस्की की जिद। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने तो यहां तक बोल दिया है कि रूस के साथ एक बार अगर शांति समझौता हो जाए तो वो यूक्रेन की जमीन पर अंग्रेजी फौज भी उतारने के लिए तैयार है। और इसके लिए लंदन में बाकायदा यूक्रेन समर्थक देशों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी। और जानकार ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन को झटका दिया तो यूरोपीय देशों ने विश्व का नेता बनने का एक मौके के तौर पर इसको देखा। और इस बैठक में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी बुलाया गया, क्योंकि ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही टैरिफ को लेकर ट्रूडो को झिड़की दी थी और यूक्रेन की तरफदारी में जुटे देशों की नीयत पर भी सवाल खड़े किए थे। कहा यह जा रहा है कि ये वो देश हैं जो ट्रंप युग के साथ खुद को एक तरीके से ढाल नहीं पा रहे हैं या एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जेलेंस्की की वजह से यूरोप और अमेरिका तो आमने सामने आते दिखाई दे रहे हैं ही, इसकी एक और तस्वीर भी जेलेंस्की को लेकर यूरोप में भी दो फाड़ दिखाई दे रहा। जेलेंस्की का मरते दम तक साथ देने वाले जो देश हैं उसकी लिस्ट में यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोप के कुछ ऐसे देश भी हैं जो जेलेंस्की की चालबाजी को समझ चुके हैं और उन्हें चालबाज खुलकर कह भी रहे हैं। उसमें यूरोप का देश हंगरी भी शामिल है। हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओरबान ने कहा है कि अमेरिका की तरह यूरोपियन यूनियन भी रूस से युद्ध विराम को लेकर बात उसको भी करनी चाहिए। और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी बोल चुकी हैं कि यूक्रेन में इटली के सेना को उतारना कभी भी एजेंडा नहीं रहा। पोलैंड बोल रहा है कि यूरोप के पास रूस से समझौते का कोई कंक्रीट प्लान नहीं दिख रहा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट बोल चुके हैं कि जेलेंस्की को ट्रंप के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यूक्रेन नेटो का सदस्य बनता है तो नेटो का नियम है, वो ये कहता है कि किसी भी नेटो देश पर अगर किसी भी तरीके से कोई हमला होता है तो सारे नेटो देश अपनी पूरी क्षमता से उस देश का साथ देंगे और हमलावर के खिलाफ मिलकर मुकाबला करेंगे। अब सोचिए कि यूक्रेन नेटो मेंबर बना तो यूक्रेनी सेना के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबको मिलकर रूस से लड़ना होगा अगर जरूरत पड़ी। और ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध होने से भला कौन रोक सकता है। आज से 3 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए ही बोला था क्योंकि तब भी यही हवा थी कि बाइडेन यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने वाले। लेकिन बाइडेन की विदाई अब हो चुकी है और ये ट्रंप का दौर है और ट्रंप जेलेंस्की के खतरनाक एजेंडे से वाकिफ है। इसलिए अमेरिका लगातार यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि जेलेंस्की गद्दी छोड़ें और चुनाव करवाएं। कोई और ही दौर था जब जेलेंस्की को अमेरिका से भर भर कर डॉलर मिलते थे। ये ट्रंप का टाइम है और जेलेंस्की अपनी युद्ध वाली जिद के साथ ज्यादा दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकते। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि बैठे बैठे सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को कौन सा ऐसा इशारा दे दिया कि बिहार की राजनीति में बवाल हो गया। तो बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह प्रचंड जीत का चुनावी करिश्मा बिहार में भी दोहराया जाए, बीजेपी इसकी प्लानिंग में लगी हुई लगातार मैसेज दे रही है कि बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश भी लगातार कह रहे हैं कि अब वो एनडीए छोड़कर कहीं और नहीं जाने वाले। लेकिन चुनावी साल में आज जब बिहार का आखिरी बजट पेश हो रहा था तब नीतीश की कुछ हरकतों को कैमरे में कैद कर लिया गया
और उस पर बिहार की राजनीति में, या यूं कहें कि बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में कई तरह की कयासबाजी होने लग गई। सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश के इस पलटी मारने का जो शिगुफा आरजेडी ने छोड़ा था, क्या उसमें वाकई कोई सच्चाई है? तो बिहार से दिल्ली तक गरमा रही ऐसी अटकलों के पीछे आज का एक खास वीडियो है, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सदन में बतौर वित्त मंत्री जब बजट पढ़ रहे हैं, उनके पास बैठे सीएम नीतीश कुमार का ध्यान बजट भाषण की जगह कहीं और है, और वो सामने की बेंच की तरफ पहले घूरते नजर आते हैं, फिर होठों को अजीब सा बनाकर कुछ इशारा करते हैं, और ऐसा एक बार नहीं बल्कि दो बार नहीं बल्कि तीन बार करते हैं, और इस दौरान वो कई बार हाथों से भी इशारा करते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि नीतीश के पीछे बैठी जो महिला विधायक है, उनका ध्यान भी इस पर जाता है, और वो झुककर देखती हैं, और फिर वो समझ जाती हैं कि इशारों का इस संवाद तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, और नीतीश के इशारों पर वो भी मुस्कुराती दिखती। इसी के बाद अटकलें तेज हो गई, और अटकलें क्या है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई गुल खिलाने वाले हैं बिहार की पॉलिटिक्स में? क्या तेजस्वी से अंदर खाने कोई डील हो रही है? क्या आरजेडी ने उन्हें कोई बड़ा चुनावी ऑफर दे दिया है? तो ऐसी अटकलें दिल्ली के चुनावी नतीजों के बाद से तेज हो गई है, और शपथ ग्रहण समारोह में न्योते के बावजूद जब नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, तो उससे इस कयास को और ताकत मिली। फिर बाहुबली सांसद जो आनंद मोहन हैं, उनका एक बयान भी वायरल हो रहा था। आनंद मोहन ने नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में जाकर जो कहा, उन्होंने कहा कि रोटी पलटने का वक्त आ गया है। इसमें नीतीश के लिए एक मैसेज था कि उन्हें सियासी वजूद बचाने के बारे में फिर से सोचना चाहिए। यही वो वक्त था जब खबर यह भी उड़ी थी कि नीतीश को अपने पाले में लाने की रणनीति बना रहे हैं लालू यादव और उनका पूरा कुनबा, और इसके लिए बाकायदा माहौल भी बनाया गया। नीतीश ने तब ऐसे दावों को एक तरीके से खारिज कर दिया। उसके ठीक पहले 30 जनवरी को एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गांधी जयंती समारोह के दौरान ताली बजा रहे नीतीश को बिहार के विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर ने हाथों के इशारों से रोका था, और आरजेडी इस वीडियो को चुनावी अंदाज में भुना रही है, और तेजस्वी यादव यह कहकर नीतीश को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वक्त था जब नीतीश जी मोदी जी की थाली खींच लेते थे, और आज पैर पड़ते हैं। वो पकड़ुआ सीएम है, अब थक गए और बीजेपी के कठपुतली बन गए। ये कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में तेजस्वी यादव, और इस पर बीजेपी को एक तरीके से पलटवार करना पड़ा, या उसे सफाई देने के लिए आना पड़ा। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद राजभूषण चौधरी ने कहा कि विपक्ष बार बार नीतीश पर डोरे जरूर डाल रहा है, क्योंकि उसके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन नीतीश कहीं नहीं जाने वाले, एनडीए बिल्कुल मजबूत है। तो बिहार की चुनावी राजनीति की बात करें तो नीतीश को एनडीए से तोड़ने के लिए आरजेडी लगातार दांव आजमा रही। तेजस्वी से लेकर लालू तक के बयान पहले ही सामने आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे खुले हैं। बीजेपी के साथ जाकर नीतीश ने अपनी पार्टी जेडीयू के खात्मे की स्क्रिप्ट लिख दी, वगैरह वगैरह। और आज जब बिहार का बजट पेश होने के बाद नीतीश ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई, तो उस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया क्या थी, एक बार वो भी आपको सुनना चाहिए। के बाद वित्त मंत्री का हाँ, हमको लगा पैर ना छू ले। महिलाओं के लिए बहुत कुछ घोषणाएं की गई है, जैसा दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। महिलाओं को हम लोगों ने बोला था 2,500 रुपये सरकार से मांगती कि 2,500 रुपये देने की, नहीं सुनो। अब हम लोग आएंगे तो हम लोग करेंगे। गैस सिलेंडर कम करो, जो 1,200 इसको 500 रुपये करना था, कुछ नहीं किया गया। तो तेजस्वी के मुताबिक बिहार के बजट में किसी का ध्यान नहीं रखा गया है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी ने इसमें महिला वोटरों पर खास तौर पे फोकस किया है, और उसी रणनीति के तहत जिस तरह हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में किया गया, बिहार के बजट में महिलाओं के लिए खास ऐलान हुआ है। वो ऐलान क्या है, जरा ये भी जानिए। तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की नौकरियों में 33% आरक्षण की घोषणा की गई है। महिला सिपाहियों की पोस्टिंग के पास ही उनके रहने की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की बात कही गई है। गरीब बेटियों की शादी के लिए पंचायत में सरकारी विवाह मंडप, और महिला चालकों को ई रिक्शा और दो पहिया वाहन खरीदने के लिए अनुदान देने की भी बात कही गई है इस बजट में।
बड़े शहरों में पिंक बस सर्विस और ड्राइवर और कंडक्टर सारी महिलाएं होंगी, ये सारे इंतजाम या इस तरह की घोषणाएं इस बार बजट में की गई। तो एक तरफ बजट के दौरान नीतीश और तेजस्वी की आंखों आंखों में जो इशारेबाजी हो रही है और दूसरी तरफ इस तरह की प्रतिक्रिया, यही बात चौंका रही है। सवाल उठा रही है कि क्या वाकई पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है। और इतना तो स्पष्ट है कि अगर नीतीश फिर पाला बदलते हैं तो इससे बिहार में आरजेडी को एक नई ताकत मिलेगी, नई जिंदगी मिलेगी और केंद्र की राजनीति में भी उठापटक के हालात बन सकते हैं। यही वजह है कि आरजेडी किसी भी हाल में नीतीश को अपने पाले में रखना चाहती है। और उधर नीतीश भी ये जानते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई पार्टी है। ऐसे में बिहार में मन मुताबिक सीटों के लिए डील करना आसान नहीं है। और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद जिस तरह एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम की कुर्सी स्वीकार करनी पड़ी, बीजेपी में इस बात की आशंका उन्हें सता रही है बिहार में भी कि अगर यही हाल रहा और इसी तरह के नतीजे आए तो कहीं नीतीश को भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में ना आना पड़े। और इसीलिए खुद तो नहीं बोल रहे, लेकिन अपने बेटे निशांत के जरिए अपना एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी बातों के मद्देनजर सवाल बनता है कि अगर बिहार में नीतीश की मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो क्या होगा। और इसी सवाल पर उनकी फिर से पलटी मारने वाली जो बातें कही जा रही है वो उसी से जुड़ी हुई। और इसीलिए तेजस्वी को किए गए नीतीश के इशारों पर भी जो इतनी कयासबाजी हो रही है और इतनी जो उसमें वजह तलाशी जा रही है, उसके पीछे भी असली कारण यही। और अब चल